हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ उड़ान सार संग्रह का सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आप भी हम लोग के साथ बुक कवर कर सकते हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कला एवं संस्कृति। इसमें बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो ये वीडियो है तीसरा वीडियो होगा। और इसमें आज हम लोग करमाली से लेकर के बाकी जो जनजातियाँ बच गई हैं उसको कवर करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आपको बता दें कि प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सब वीडियो वहाँ पर है। करीबन अभी 17-18 वीडियोज़ उसमें हैं, तो आप उसको जाकर के देखिए। पूरा उड़ान सार संग्रह आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। करमाली। महत्वपूर्ण बातें। यह जनजाति झारखंड के सद्दान समुदाय की जनजाति है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इस जनजाति की मातृभाषा खोटा है तथा बोलचाल हेतु करमाली या कुरमाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। झारखंड में इनका निवास मुख्यतः रामगढ़ में होता है सर्वाधिक। उसके अलावा हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम व संथाल परगना में भी ये लोग पाए जाते हैं। यह जनजाति पाषाण युग से इस क्षेत्र में निवास करती है। समाज एवं संस्कृति इनकी देखिए कैसी है। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा पुत्रों के बीच बराबर हिस्सेदारी में किया जाता है। इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान चलती है। इस जनजाति में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। यह जनजाति 7 गोत्रों कौन कौन कछुआर, कैथवार, संडवार, खलकोहार, करहर, तीरकी व सोना में विभाजित है। देखिए, करमाली जाति जो है जनजाति, उसमें कुछ गोत्र और उसके प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। कछुआर कछुआ, खलकोहार साल वृक्ष, सोना एक पदार्थ है। और इसके बारे में जानिए कि इस गोत्र में सोना पहनना व छूना बिल्कुल से वर्जित होता है, नहीं पहनेंगे ना छुएंगे। ठीक है, अगला देखिए। गोत्र कैथवार, उसका प्रतीक चिन्ह एक वृक्ष है। करहर का एक वृक्ष है। संडवार का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है और तीरकी का चूहा है। ठीक है, इस जनजाति में गर्भवती महिला के जंगल जाने, चौखट पर बैठने, ग्रहण देखने, सांप देखने व अकेले नदी तालाब जाने पर प्रतिबंध होता है। गर्भवती महिला के मायके से उसके ससुराल में विशेष पकवान भेजा जाता है जिसे संघौरी कहा जाता है। इस पकवान को सबसे पहले गर्भवती महिला खाती है, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य इसका सेवन करते हैं। गर्भवती महिला का प्रसव दाई द्वारा कराया जाता है जिसे कुसराइन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कुसराइन कहते हैं। इस जनजाति में नवजात बच्चे को लोहे की टांगी, जो कि एक औजार होता है, टांगी आप जानते होंगे, देखे होंगे अपने घर में, उस पर हिरन का सिंग घिस कर चटवाया जाता है जिसे लोहचट कहा जाता है। इस जनजाति में बच्चे के जन्म के बाद उसे मां का दूध पिलाने से पहले बकरी के दूध पिलाने की प्रथा है। आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या संस्कृति है इनकी। आयोजित विवाह 2 प्रकार से संपन्न होता है, वेद चढ़ी और वेद कढ़ी। ठीक है, वेद चढ़ी के अंतर्गत वर पक्ष वधु पक्ष के घर जाकर विवाह करता है, जबकि वेद कढ़ी के अंतर्गत वधु पक्ष वर पक्ष के घर आकर विवाह करते हैं। इसके अतिरिक्त इस जनजाति में गोलट विवाह, विनिमय विवाह, उदरी विवाह, जिसको राजी खुशी विवाह कहते हैं, ढुकू विवाह, घर जमाई विवाह तथा सांगा विवाह, जो कि विधवा या विधुर का होता है, ये भी प्रचलन में है। इस जनजाति में विवाह संबंधी कार्यों का संपादन पाहन या पुजारी के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन या हडुआ कहा जाता है। इस जनजाति में टूसू पर्व, अन्य नाम पीठा पर्व या बड़का पर्व, प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सरहुल, कर्मा, सोहराई, नवाखानी, दशहरा, रामनवमी आदि पर्व भी मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अर्थव्यवस्था इनकी कैसी है। यह एक दस्तकार या शिल्पकार दस्तकार जनजाति है तथा इनका परंपरागत पेशा लोहा गलाना और औजार बनाना है। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में यह जनजाति अत्यंत दक्ष होती है। लौह औजारों के निर्माण हेतु जनजाति के घर में चिन्हित कार्यस्थल को पसरा घर या भांति घर कहा जाता है। इस जनजाति को चित्रिया बालू को जलाकर लोहा के आविष्कार हेतु जाना जाता है। यद्यपि असुर जनजाति ने भी लोहे का आविष्कार किया, परंतु उनकी विधि अलग थी, भिन्न थी। ठीक है, झारखंड का सेफिल्ड कहा जाने वाला भेंडरा गांव बोकारो करमाली जनजाति द्वारा लौह उपकरणों के निर्माण हेतु अत्यंत प्रसिद्ध है। इस जनजाति के द्वारा शेरशाह के लिए भी हथियार बनाने का प्रमाण मिलता है। शेरशाह कौन था? शेरशाह कौन था, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धार्मिक व्यवस्था, इनके प्रमुख देवता सिंहभोंगा है। गांव के बाहर साल वृक्ष पर रहने वाले देवता को कसमरिया कहा जाता है। दुअरसिनी देवी
कुंवारी देवी हैं जिन्हें सफ़ेद पाठी या सफ़ेद चेंगना, चेंगना किसको कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, इसकी बलि दी जाती है तथा तपावन में हड़िया दारू चढ़ाने का रिवाज है। इनके पुजारी को पाहन या नाया कहा जाता है। इस जनजाति के घरों में देवस्थल का प्रबंध होता है जिसे सीरा पीड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में ओझा भी पाया जाता है जिसके पवित्र स्थान को देवकरी कहते हैं। इस जनजाति में काला जादू करने वाले व्यक्ति को गुनिया कहा जाता है। इस जनजाति में मृत्यु के बाद शव को सामान्यतः दफनाया जाता है, परंतु कहीं कहीं शव को जलाने की प्रथा भी विद्यमान है। इस जनजाति बार बार लिखा है। आप बताइए हम लोग कौन सा जनजाति पढ़ रहे हैं? हम लोग करमाली पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर समय ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जनजाति में कौन सा जनजाति पढ़ रहे हैं, नहीं तो बार बार वही दिक्कत होगा कि याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा जनजाति पढ़ रहे हैं। इस जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कौन? करमाली, ठीक है। करमाली जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं तथा इसी नदी के किनारे दाह संस्कार का कार्य संपन्न करते हैं। यदि किसी शव का दाह संस्कार दूसरी नदी के किनारे किया गया हो तो उसकी अस्थियां दामोदर नदी में प्रवाहित की जाती हैं। करमाली जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में महिलाओं को शामिल होने पर कोई निषेध नहीं है। सामान्यतः अन्य जनजातियों में महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल होने पर निषेध होता है, लेकिन करमाली जनजाति में निषेध नहीं है, ठीक है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 कर्म के दिन कई प्रथाओं का पालन किया जाता है, जैसे कि छौकर ढुकाना, कांध काठी उतारना, पितर मिलौनी, बलि देना आदि। इस जनजाति में मृतकों की आत्मा को पुकारने हेतु एक विशेष कर्म कांड का आयोजन किया जाता है, जिसे चाई भितारक कहते हैं। क्या कहते हैं? चाई भितारक कहते हैं। हम लोग करमाली जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए करमाली जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है। अपने यहाँ कैसे सब कुछ चलवाते हैं। इस जनजाति में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, जो ग्राम स्तर पर, परगना स्तर पर तथा शीर्ष स्तर पर होता है। 3 हो गया। ग्राम स्तर पर जाति पंचायत के प्रमुख को मालिक कहा जाता है। परगना स्तर पर सतगवैया नामक पंचायत होती है, जिसका प्रमुख कार्य अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। इसका प्रमुख परगना मालिक कहलाता है। शीर्ष स्तर की पंचायत को 22 पंचायत कहा जाता है, जिसे 17 से 22 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए 22 गांव पंचायत कहेंगे। इसका प्रमुख मुखिया मालिक कहलाता है। इस व्यवस्था में संदेश वाहक को गोड़ाइत कहा जाता है, ठीक है। तो करमाली हुआ यहाँ पर समाप्त, ठीक है। इतना जितना भी पढ़े आप करमाली के बारे में पढ़े। अब हम लोग चेंज करके आ गए हैं बैगा। तो अब जो जनजाति पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? बैगा। माइंड में आप क्या रखेंगे? बैगा के बारे में। इसका महत्वपूर्ण बात में है कि बैगा झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट परिवार से है तथा इस जनजाति के लोग बोलचाल हेतु सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं और जनरली नागपुरी का प्रयोग करते हैं। झारखंड आगमन से पूर्व इस जनजाति का निवास मध्य प्रदेश में था। इनका संकेंद्रण मुख्यतः देखिए चतरा में सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग, गुमला व सिंहभूम क्षेत्र में है। समाज एवं संस्कृति बैगा की कैसी है? रिजले ने इस जनजाति को जादूगर तथा इंद्रजाल करने वाला नाम से संबोधित किया है। ये याद रखिएगा, अच्छा है, कभी पूछ लेगा, देख लीजिएगा। इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति का समाज पितृहित सत्तात्मक होता है। बैगा जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि यह जनजाति 7 शाखाओं में विभक्त है, जो है भरोटिया, नरोटिया, बिंझवार, रायमैना, कटमैना, कोंडमान या इसी को कुंडी कहिए तथा गोंडबैना। इनमें से नरेटिया, भरोटिया तथा बिंझवार के बीच रोटी बेटी का संबंध होता है, यानी कि आपस में शादी ब्याह करते हैं। चलिए, इस जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। किसके समान है? खरवार जनजाति के। इस जनजाति के लोग टैबू निषेध का विशेष रूप से पालन करते हैं। जैसे देखिए क्या क्या पालन करते हैं। इस जनजाति में नवा पर्व संपन्न हुए बिना लोग अन्न या मौसमी फल ग्रहण नहीं करते हैं। इस जनजाति में खाट की लंबाई आदमी की लंबाई से कम होती है, परंतु अर्थी की लंबाई आदमी की लंबाई से अधिक होती है। इस जनजाति में रविवार को खेत पर जाना वर्जित होता है। इस जनजाति के लोग बाल नहीं काटते हैं, बल्कि लंबे बालों को सर के पीछे चोटी बनाकर बांधते हैं। हम लोग बैगा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनजाति पर ध्यान रखेंगे। बैगा जनजाति में यह मान्यता प्रचलित है कि पूर्वज बच्चे के रूप में पुनः जन्म लेते हैं, अतः इनमें गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस जनजाति में बच्चे का जन्म घर पर ही कराया जाता है तथा बच्चे का नामकरण पिता या मामा के द्वारा किया जाता है। वही नाम रखेंगे, या पिता या मामा उसका नामकरण करते हैं। बैगा जनजाति में अपने समूह में ही विवाह किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो देखिए कि बैगा में कौन कौन सा विवाह प्रचलित है। एक है मंगनी विवाह, आयोजित विवाह के समान तथा सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इस विवाह में बाराती बिलमा नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? बिलमा नृत्य।
लाम सेना विवाह है, सेवा विवाह के समान है। पैठुल विवाह ढुकु विवाह के समान है। उठावा विवाह राजी खुशी विवाह के समान है। चोर विवाह अपहरण विवाह को कहते हैं। उघाड़िया विवाह विवाहिता स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भागकर किया गया विवाह को कहते हैं उघाड़िया विवाह। ये बैगा जनजाति में प्रचलित है ये सभी विवाह। इस जनजाति में वधु मूल्य की परंपरा भी प्रचलित है। इस जनजाति में विधवा विवाह तथा तलाक की प्रथा का प्रचलन है। यद्यपि तलाक को इस जनजाति के लोग अच्छा नहीं मानते, मतलब कि तलाक को बैगा जनजाति के लोग अच्छा नहीं मानते। अब देखिए, कर्मा नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। झरपट, विमला आदि अन्य नृत्य हैं। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दर्शन या सैला नृत्य तथा स्त्रियों द्वारा रीना या रिना नृत्य भी किया जाता है। इनके वर्ष का प्रथम पर्व जो है चरेता है, जो बच्चों को बाल भोज देकर के मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चे मुखौटा पहनकर साधु का वेश धारण करके भिक्षाटन करते हैं, मतलब भिक्षा मांगते हैं, तथा एकत्रित खाद्य पदार्थ से नदी के किनारे भोजन तैयार कर उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, मांग मांग के सबके घर से इकट्ठा किए, जब इकट्ठा हुआ तो नदी के किनारे पकाकर खाना है। इस जनजाति में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है। इस जनजाति के लोगों द्वारा फाग मार्च में मनता है, बिद्री जून में, हरेली अगस्त में, नवभोज सितंबर महीना में, दशहरा, दिवाली, सरहुल आदि पर्व भी मनाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस जनजाति की महिलाओं का परंपरागत पहनावा लुंगरा रंगीन कपड़ा है तथा वे कंधे पर मोटा सूती कपड़ा लपेटती हैं, जिसे कपची एक प्रकार का ब्लाउज कहा जाता है। हम लोग बैगा के बारे में पढ़ रहे हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं नाक में कोई गहना नहीं पहनती हैं तथा इनमें गोदना गुदवाने का प्रचलन है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो बैगा में आर्थिक व्यवस्था कैसी है। इनका प्रमुख पेशा वैद्य कार्य तथा तंत्र मंत्र है। इसके अतिरिक्त ये खाद्य संग्रह व मजदूरी का कार्य भी करते हैं। ये पेड़ पौधों जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं तथा इन्हें विभिन्न औषधियां भी निर्मित करना आता है। ये जनजाति खेतों में हल का प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि हल से धरती माँ की छाती पर आघात होता है, जिससे उन्हें पीड़ा होती है। अब देखिए, बैगा का हम लोग धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। इस जनजाति का प्रधान देवता बड़ देवता है, जिसका निवास स्थान साल या सखुआ वृक्ष में माना जाता है। बड़ा देव को सृष्टिकर्ता भी माना जाता है। अन्य देवता देखिए कौन कौन से हैं। ठाकुर देव हैं, ये गांव के देवता हैं जो पीपल पेड़ पर या सफेद घोड़े पर रहते हैं। रात माई, इनका स्थान घर में होता है। नारायण देव, इनका निवास खलिहान में होता है। आजी दत्ती जो हैं, ये पूर्वज देवता है जो चूल्हा के पीछे निवास करती हैं। धरती माता अन्य प्रमुख देवी हैं। तो ये हो गया धार्मिक व्यवस्था। और भी धार्मिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताया गया है, उसको भी देखिए। इस जनजाति में यह मान्यता प्रचलित है कि जब ये जंगल में शिकार करते हैं तो इनके साथ रक्ति परबी, आलो परबी, सूती भवानी व कोलिन नामक 4 देवी देवता हमेशा इनके साथ रहते हैं। यह जो जनजाति है बाघ को पवित्र मानती है, जैसे हिंदुओं में गाय को पवित्र माना जाता है। इस जनजाति के लोगों को जादू टोना करने व देवी देवताओं को प्रसन्न करने में कुशल माना जाता है, जिसके कारण धार्मिक कार्य संपन्न कराने हेतु लोग इनसे संपर्क करते हैं। इस जनजाति की महिलाएं जादू टोना में विशेष रूप से दक्ष मानी जाती हैं। वैद्य जनजाति या बैगा जनजाति में शवों को दफनाने तथा जलाने दोनों प्रकार की प्रथाएं विद्यमान हैं। बैगा इनमें यह मान्यता प्रचलित है कि मृतक की आत्मा जलाशय को पार नहीं कर सकती है, अतः इनका शमशान घाट या समाधि स्थल नदी या नाले के उस पार होता है, जिसे मान्यता है कि फिर वो टप करके इस पार नहीं आएंगे। ठीक है, आगे है कि इस जनजाति की धर्म गाथा का ध्वज दंड भीमसेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जनजाति का धर्म गाथा का ध्वज दंड भीमसेन के नाम से जाना जाता है। अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखिए कैसी है। तो बैगा की सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम का सहयोगी सयाना तथा सिख कहलाता है। पंचायत का संदेश वाहक चारीदार कहलाता है। ठीक है, जो बताने जाएगा कि चलो बुलावा आया है। चलिए, अब हम लोग जनजाति चेंज कर रहे हैं और अगली जनजाति खोंड है। ठीक है, खोंड जनजाति, खोंड झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह जनजाति उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ा जनजाति समूह है तथा उड़ीसा से ही आकर झारखंड में बसी है। इस जनजाति को मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में कंध तथा आंध्र प्रदेश में कोंड कहा जाता है। कोंड, हम लोग यहाँ खोंड। यह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरी व दक्षिण छोटानागपुर, पलामू, गढ़वा जिला में सर्वाधिक तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास है। इस जनजाति की भाषा कोंधी है। ठीक है, समाज एवं इनकी संस्कृति कैसी है जरा देखें। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। फिर हम आपसे पूछते हैं कि हम लोग कौन सा जनजाति पढ़ रहे हैं। हम लोग खोंड जनजाति पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? खोंड पढ़ रहे हैं।
याद रखिएगा, नहीं तो सब कुछ याद करना बेकार हो जाएगा। खोंड जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का विभाजन पुत्रों के बीच बराबर बराबर किया जाता है तथा पुत्री को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इस जनजाति में गोत्र के लिए कुदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। खोंड जनजाति में पाए जाने वाले प्रमुख गोत्र या हेम्ब्रम, बेग, बेदिया तथा हंसा है। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित होता है। खोंड जनजाति में माँ पिता द्वारा तय किए गए विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। खोंड जनजाति में विवाह के दिन का निर्धारण बैगा या पुरोहित के द्वारा किया जाता है। खोंड जनजाति में विवाह के दौरान वरमाला तथा सिंदूरदान की प्रथा प्रचलित है। खोंड जनजाति में विधवा पुनर्विवाह तथा हरण विवाह का भी प्रचलन है। खोंड जनजाति की महिलाओं में गोदना प्रथा प्रचलित है। इनके प्रमुख पर्व त्योहार सरहुल, सोहराई, करमा, दशहरा, दीपावली, नवानंद आदि हैं। इस जनजाति में नवानंद त्योहार में नए चावल को पकाया जाता है। यह त्योहार नवाखानी के समान है। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। तो चलिए खोंड का आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा मजदूरी करना है। खोंड जनजाति का वर्गीकरण देखिए, कुहिया या कुटिया, डोंगरिया, देसिया या सीथा। ठीक है, तो पहले कुहिया या कुटिया देखिए, ये पहाड़ी भागों में रहते हैं तथा वहीं कृषि करते हैं। डोंगरिया खोंड जो होते हैं ये निचली पहाड़ी भूमि में रहते हैं तथा बागवानी करते हैं। देसिया ये निम्न भूमि में रहते हैं और सीथा ये कोरापुट उड़ीसा में रहते हैं। धार्मिक व्यवस्था देखिए खोंड का, इनके प्रमुख देवता सूर्य हैं जिन्हें बेलापूना या बुरा पेनु कहा जाता है। इनके अन्य देवता ग्राम देवता, ठाकुर देव, ठाकुर देई, मारंग बुरु आदि हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, क्योंकि हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं, जिससे कि आप अगर सुन के भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो इसको आप देख कर भी पढ़ सकते हो, सुनने में भी बहुत अच्छा है। इस जनजाति में सभी धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित के द्वारा किए जाते हैं। इस जनजाति में पुरोहित को बैगा कहा जाता है। हम लोग खोंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ रोगों का जड़ी बूटी से व जादुई दृष्टि से उपचार भी करता है। खोंड जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है। इस जनजाति में शवों को शासन में दफनाया जाता है तथा बिना किसी अनुष्ठान के दाह संस्कार किया जाता है। इनमें प्राचीन समय में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी, जिसे मरियाह के नाम से जाना जाता था। इस प्रथा को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंद करा दिया गया। ठीक है, नर बलि दीजिएगा तो बंद तो होगा ही। राजनीतिक व्यवस्था, इनके पारंपरिक ग्राम संगठन का मुखिया गौटिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया खोंड समाप्त। अब हम लोग जनजाति को चेंज कर रहे हैं और अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है बतूड़ी। तो माइंड में आप रखिए कि आप बतूड़ी जनजाति पढ़ रहे हैं। ठीक है, बतूड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को जनजाति या आदिवासी नहीं मानती है। बताइए, बहुत अच्छा है कि ये जनजाति में इनको पढ़ते हैं, लेकिन ये खुद को अपने आप जनजाति नहीं मानते हैं। ये स्वयं को बाहुबली मानने वाली जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट परिवार से है। इस जनजाति के लोग बोलचाल हेतु मुख्यतः मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये हिंदी, कुरमाली तथा बंगाली भाषा में भी बातचीत करते हैं। बतूड़ी प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है। ये स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली, पीपल ऑफ आर्म्स कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहुओं से तौलने वाला अर्थात क्षत्रिय। इस जनजाति के लोग स्वयं को भूमिज भी कहते हैं तथा अपनी उपाधि मुंडा या सरदार धारण करते हैं। बतूड़ी जनजाति को भुइयां का पूर्वज माना जाता है। यह जनजाति झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, जिसमें मुख्यतः अगर देखें तो पूर्वी सिंहभूम में, इसके अलावा ढालभूम की पहाड़ी क्षेत्र में व स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये लोग निवास करते हैं। हम लोग बतूड़ी को पढ़ रहे हैं। अब देखिए बतूड़ी जनजाति जो है उसका समाज और संस्कृति कैसा है। इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान रही है। बतूड़ी जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। बतूड़ी जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति विभाजन पुत्रों के बीच बराबर बराबर किया जाता है तथा पुत्री को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। बतूड़ी जनजाति में 5 गोत्र पाए जाते हैं, जो नाग, पानीपत, डाहूक, कोक तथा सालुका हैं। बतूड़ी जनजाति में समगोत्र विवाह वर्जित है। इस जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। बतूड़ी जनजाति में विवाह कराने वाले अगुआ को दुका या घटकदार कहा जाता है। इस जनजाति में विवाह के समय सिंदूरदान किया जाता है। बतूड़ी जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं।
और क्या बताया गया है इसके बारे में? बतूड़ी जनजाति की महिला जब गर्भवती होती है तो उनके गर्भ के 7वें या 9वें माह में साध संस्कार संपन्न होता है, जिसमें गर्भवती महिला नया वस्त्र पहनकर स्वादिष्ट भोजन करती है। इस जनजाति में बच्चे के जन्म पर उसका नामकरण नाना नानी की ओर से किया जाता है। बतूड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं तथा किसी भी स्थान पर नृत्य संगीत का आयोजन कर लेते हैं। इस जनजाति में कहंगू, वंशी, झाल और मांदर नामक वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः आषाढ़ी पूजा करते हैं, धान रोपने से पूर्व शीतला पूजा करते हैं, वंदना पूजा जो कार्तिक माह में होता है, धुलिया पूजा होली के बाद, सरोल पूजा धान कटने के बाद, रस पूर्णिमा, मकर संक्रांति आदि पर्व ये लोग मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बतूड़ी जो जनजाति है उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य, वन उत्पादों का संग्रह एवं मजदूरी कार्य है। इस जनजाति के लोग पाबरा पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां से वे महुआ व अन्य वनोत्पाद एकत्रित करके बेचते हैं। नदी किनारे निवास करने वाले लोग मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इस जनजाति में सौतेले पुत्र को कठ बाप, सौतेले पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। मान लीजिए कि एक लेडीज है जो एक शादी की, उनका एक शादी नहीं चला या फिर उनके पति को कुछ हो गया, तो उनके पास एक बेटा है भी, ठीक है। वो जब नए किसी आदमी से शादी करती है तो इस बच्चे को, जो उनका पहले से बेटा है, उनको इनके जो नए फादर हैं उनसे उनको संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा। यही बोलना चाह रहा है कि इस जनजाति में सौतेले पुत्र को कठ बाप यानी कि सौतेले पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए धार्मिक व्यवस्था। इनके प्रमुख देवता ग्राम देवता हैं। इस जनजाति में अच्छी वर्षा व फसल हेतु पौला ठाकुर की पूजा की जाती है तथा चेचक व अन्य महामारी से रक्षा हेतु शीतला माता की पूजा की जाती है। इनके गांव का पुजारी देवरी कहलाता है। इस जनजाति के लोग पुनर्जन्म व भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं। इस जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाने व दफनाने दोनों की प्रथाएं विद्यमान है। इस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, जो हिंदू प्रथा के समान है। मृत्यु के बाद शव को अर्थी या खाट पर लेकर शसान मोराकुल लाया जाता है तथा अर्थी उठाते समय हरि बोल शब्द का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि हिंदुओं में होता है ना, राम नाम सत्य है, उस टाइप से। मोराकुल में शव का अग्नि संस्कार किया जाता है, जहां ज्येष्ठ पुत्र द्वारा शव को आग दिया जाता है। अर्थी के साथ शमशान जाने वाले लोग अपने ऊपर गोबर पानी छींटते हैं तथा शमशान से घर आने के बाद उन्हें खाने हेतु खील दिया जाता है। अब देखिए इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। पेपर कहाँ भाग गया? हाँ, राजनीतिक व्यवस्था इनकी कैसी है। इस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था का प्रधान देहरी कहलाता है। इनकी पंचायत व्यवस्था में अंतरग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए किसान, यानी कि अब हम लोग का जनजाति फिर से चेंज हो गया। अब हम लोग जिस जनजाति को पढ़ रहे हैं वो किसान जनजाति है ना। तो किसान जनजाति के बारे में पढ़िए। किसान जनजाति सदानों की एक जनजाति है, जिन्हें नागेश्वर या नगेशिया भी कहा जाता है। यह जनजाति स्वयं को नागवंश का वंशज मानती है। डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया है। किसान को डाल्टन ने पांडवों का वंशज बताया है। प्रजाति दृष्टि से किसान जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह में रखा जाता है। इस जनजाति की भाषा किसानी, जो कि एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। यह जनजाति संपर्क भाषा के रूप में सादरी, सदानी, नागपुरी, भोजपुरी, मगही आदि भाषाओं का प्रयोग करती है। इस जनजाति का झारखंड में आगमन मध्य प्रदेश से पलामू की ओर हुआ था। इनका संकेंद्रण मुख्यतः लातेहार में, सबसे ज़्यादा संख्या इनकी लातेहार में ही है। इसके अलावा पलामू में, गढ़वा में, लोहरदगा, गुमला व सिमडेगा में भी रहते हैं। लातेहार जिला का नेतरहाट पठारी क्षेत्र इस जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समाज एवं संस्कृति। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशी होता है। विवाह की दृष्टि से इस जनजाति के दो वर्ग हैं, सिंदूरिया तथा तेलिया। सिंदूरिया लोगों का विवाह सिंदूरदान से होता है, जबकि तेलिया लोगों के विवाह में तेल का प्रयोग होता है। किसान जनजाति में सामान्यतः अगुआ के माध्यम से विवाह हेतु लड़की ढूंढी जाती है और किसान जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अलावा गोलट विवाह, प्रेम विवाह, सेवा विवाह, विधवा या विदुर विवाह, सगाई आदि भी प्रचलित है। आयोजित विवाह के अंतर्गत चढ़हुआ विवाह तथा गुरुबा विवाह नामक दो प्रकार के विवाह का आयोजन किया जाता है। चढ़हुआ विवाह में लड़का पक्ष बारात लेकर लड़की के घर जाकर विवाह करता है, जबकि गुरुबा विवाह में लड़का पक्ष के घर लड़की को लाकर विवाह किया जाता है। इस जनजाति में परीक्षा विवाह का भी प्रचलन है। तो परीक्षा विवाह में क्या होता है? इसके अंतर्गत 15 दिनों तक वधु के वर पक्ष के घर में रहकर उसकी योग्यता, क्षमता का आकलन किया जाता है। वह संतुष्ट होने पर ही विवाह किया जाता है। बहुत बेकार विवाह है। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। इस जनजाति में गर्भवती स्त्री को
अस्वर या असरा कहा जाता है। इनमें मान्यता है कि यदि गर्भवती स्त्री का दायां पैर भारी है तो उसने कोहड़ा का स्वप्न देखा है तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा। मतलब मान्यता क्या है कि यदि गर्भवती स्त्री का दायां पैर भारी है या उसने कोहड़ा का स्वप्न देखा है तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा। इसी प्रकार यदि गर्भवती स्त्री का बायां पैर भारी है या उसने खीरा का सपना देखा है तो वो लड़की होगी। इस जनजाति में एक विचित्र प्रथा है कि लड़की पैदा होने पर जन्म देने वाली स्त्री के हाथ का बना भोजन उसके पति को 5 माह तक ग्रहण करना वर्जित होता है। इसी प्रकार लड़का होने पर 6 माह तक पति द्वारा पत्नी के हाथ का बना भोजन करना वर्जित होता है। शायद इसके पीछे कोई कारण में ये होगा कि ताकि वो महिला आराम कर सके, उस पर काम का बोझ ना हो, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ा आराम करने के लिए कहा जाता है। इस जनजाति में युवागृह नहीं पाया जाता है। इनका प्रमुख त्योहार सोहराई, सरहुल, करमा, नवाखानी, जितिया, फागुन, दीपावली आदि है। अब देखिए इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो इन जनजाति में आप बताइए कौन सा जनजाति पढ़ रहे हैं हम लोग किसान के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग किसान जनजाति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो माइंड में रखिए कि हम लोग किसान जनजाति पढ़ रहे हैं। किसान जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा लकड़ी काटना है। इसके अतिरिक्त जंगली वनोत्पादों का संग्रहण, लाह उत्पादन आदि भी इनके आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल है। इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी है? इनके सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं। इसके अतिरिक्त धरती माता, महादेव, पार्वती, दरहा आदि अन्य देवता हैं। इस जनजाति में यदि किसी व्यक्ति की हत्या बाघ द्वारा की जाती है तो उसे बघौत देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। मृत्यु के उपरांत शव को जलाने तथा दफनाने दोनों तरह की प्रथा है। राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं किसान का। इस जनजाति में ग्रामीण विवादों का निपटारा करने हेतु जाति पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत का गठन किया जाता है, जिसके प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल तथा सरदार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग खत्म कर लिए किसान जनजाति। अब चेंज हुआ बंजारा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बंजारा जनजाति। ध्यान से पढ़िए और ध्यान मन में रखिएगा कि हम लोग बंजारा जनजाति पढ़ रहे हैं। बंजारा झारखंड की एक घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। इनका कोई गांव नहीं होता है। इस समुदाय को लाभानी, बंजारी, भांजारी, ब्रिंजारी, बिपारी के नाम से भी जाना जाता है। 1956 ईस्वी में इन्हें जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। एक मान्यता के अनुसार इस जनजाति का नाम बान, जंगल व चारण, घुमक्कड़ शब्द के संयोजन से बना है। ठीक है, प्रजाति दृष्टि से बंजारा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह में रखा जाता है। इस जनजाति की मुख्य भाषा बंजारी है, जिसे ये लोग लंबाड़ी भी कहते हैं। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र, दुमका व राजमहल में है। इसके अतिरिक्त रांची में सर्वाधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है। इसके अलावा चलिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू प्रमंडल व गिरिडीह में भी ये लोग निवास करते हैं। इनकी समाज एवं संस्कृति कैसी है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बंजारा का समाज एवं संस्कृति। बंजारा जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। इनका परिवार एकल होता है, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। बंजारा जनजाति में पिता की मृत्यु पर संपत्ति में केवल पुत्रों का अधिकार होता है, पुत्री को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। बंजारा जनजाति चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा नामक 4 वर्गों में विभाजित है। बंजारा जनजाति स्वयं को राजपूतों की एक शाखा मानते हैं। इस जनजाति में राई की उपाधि काफी प्रचलित है। बंजारा जनजाति में गोत्र प्रचलित नहीं है, परंतु कुछ लोग स्वयं को कश्यप गोत्र का मानते हैं, उससे जोड़ते हैं। बंजारा जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। सगाई के समय वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य के रूप में कन्या पक्ष को 140 रुपये नगद व 4 बैल दिया जाता है। हम लोग बंजारा पढ़ रहे हैं। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को हर्जी कहा जाता है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति में बच्चे के जन्म के पूर्व गर्भवती महिला को अलग झोपड़ी बनाकर उसमें रखा जाता है तथा 1 माह तक छूत के नियमों का पालन किया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद 5 दिनों तक वेवल नामक रस्म का आयोजन किया जाता है। इस जनजाति में आल्हा उदल की लोक कथा काफी प्रचलित है तथा ये आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं। हम लोग बंजारा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी में ये लोग आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं। बंजारा जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। इस जनजाति का लोक नृत्य डंड खेलना अत्यंत प्रचलित है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, नागपंचमी, रामनवमी आदि पर्व मनाते हैं। इस जनजाति के लोग 1 माह तक होली खेलते रहते हैं। चलिए अब इनकी आर्थिक व्यवस्था देखिए। इन लोगों को धन कहाँ से आता है, पैसा कैसे कमाते हैं। पेशेगत दृष्टि से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें गुलगुलिया जो भिक्षुक वर्ग है, कंजर आपराधिक वर्ग है व पेशेवर वर्ग सपेरा, भालू, नचाने वाला, बाजीगर, वैद्य व ठग आदि प्रमुख हैं। ठीक है,
यह जनजाति जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। वर्तमान समय में इस जनजाति के लोगों द्वारा जड़ी बूटी के साथ साथ नाच गान, बहरूपिया, पावर या चूड़ी आदि का विक्रय जैसा रोजगार भी अपनाया जा रहा है। इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा हुआ पेशा भी अपनाते हैं। यह जनजाति परंपरागत रूप से नमक, नारियल तथा लेखन सामग्री का व्यवसाय करती है। अब देखिए धार्मिक व्यवस्था कैसे है बंजारा लोगों का। इनकी प्रमुख देवी बंजारी या वंजारी देवी है। बंजारी देवी की पूजा में पत्थरों का ढेर लगाकर, बड़े पत्थर पर सिंदूर लगाकर उसे देवी मान लिया जाता है तथा वहां से गुजरने पर एक पत्थर फेंक दी जाती है। यही इनकी प्रार्थना का तरीका है। इनके प्रमुख आराध्य देव शिव भैया हैं। इस जनजाति के लोग कालिका देवी, तुलजा भवानी, हिंगलाज भवानी, सेवा भाया, हनुमान जी, बालाजी आदि की भी पूजा करते हैं। इस जनजाति के द्वारा गुरु नानक जी का जन्म दिवस मनाया जाता है तथा रथ यात्रा भी मनाया जाता है। इस जनजाति में 1 माह तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी अच्छे हैं, होली का त्यौहार लंबा ही मनाना चाहिए। चलिए अगला, इस जनजाति में मृतकों को जलाने व दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है, परंतु अधिकांशतः दाह संस्कार का ही प्रचलन है। हम लोग पढ़ रहे हैं बंजारा जनजाति। इस जनजाति में मृत्यु भोज की प्रथा प्रचलित नहीं है, परंतु वर्ष में एक बार मृत्यु तिथि को श्राद्ध तर्पण करने की परंपरा विद्यमान है। अब देखिए बंजारा जनजाति में राजनीतिक व्यवस्था इनकी कैसी है। राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। इस जनजाति में व्यवस्थित शासन प्रणाली का अभाव होता है। गांव की समस्याओं के समाधान हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया नायक कहलाता है, जिसका चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस जनजाति द्वारा वर्तमान समय में बंजारा सेवक संघ का भी गठन किया गया है। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बंजारा वाला जनजाति जो है हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब जो जनजाति है वो अगली जनजाति है और बिंझिया है, ठीक है। बिंझिया के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। इस जनजाति के पूर्वज विंध्य घाटी के कोलानगढ़ी के वासी थे, जिनका उपनाम देव था। इस जनजाति के आदि पुरुष सूरत देव हैं। यह जनजाति उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसी है। यह जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इनकी भाषा सदानी है तथा इनके गीत नागपुरी में होते हैं। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण रांची, खूंटी, गुमला तथा सिमडेगा जिले में है। ये अपने को राजपूत मानते हैं तथा नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते हैं। यह जनजाति ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर किसी के यहाँ भी भोजन नहीं करती है। ये लोग ब्राह्मण व राजपूत के यहाँ भी केवल पक्का भोजन करते हैं, कच्चा नहीं करते हैं, ठीक है। ये कौन सी जनजाति है? बिंझिया जनजाति है। देखिए बिंझिया जनजाति में समाज एवं संस्कृति कैसी है। तो बिंझिया जनजाति जो है 7 गोत्रों में विभाजित है, जिसमें डाडुल या दादुल, भैरव, नाग, कांसी, अग्निहोत्री, कुलुमर्थी व साहुल शामिल है। इस जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध माना जाता है। इनका समाज पुरुष प्रधान है तथा इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय है। पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति में अन्य भाइयों से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है तथा पुत्री को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है। हम लोग बिंझिया के बारे में पढ़ रहे हैं और बिंझिया में बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। इस जनजाति में मध्यस्थ के माध्यम से विवाह करने की परंपरा है तथा लड़की पक्ष के घर अगुआ के साथ लड़के के पिता का पहुंचना घर खुंदी कहलाता है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है तथा विवाह के अन्य प्रकार गुलैची विवाह, डुकू विवाह, गोलड विवाह और संगाई संघा विवाह आदि हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बिंझिया के बारे में और भी थोड़ा जानकारी यहाँ पे दिया है। गुलैच विवाह के दौरान गुलैच फूल से सिंदूर डाला जाता है। संगाई संघा विवाह स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाने वाला दूसरा विवाह है। इस जनजाति में वधू मूल्य को डाली कटारी कहते हैं। बिंझिया जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी या छुट्टी कहा जाता है। इन जनजाति में युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है, यानी कि बिंझिया में युवागिरी जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। बिंझिया जनजाति में बच्चे के जन्म के बाद उसे बीमारी से बचाने हेतु उसके शरीर पर सूअर की चर्बी लगाए जाने की परंपरा है। बिंझिया जनजाति में बालक के जन्म के 9 दिनों पर तथा बालिका के जन्म के 6 दिनों पर छठी मनाया जाता है। बिंझिया जनजाति में लड़कों को 20 वर्ष की आयु से पूर्व जनेऊ पहनाया जाता है तथा इसके बिना किसी भी लड़के का विवाह निश्चित होता है। बिंझिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। बढ़िया है, चलिए दारू नहीं पीते लोग ना। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल, कर्मा, सोहराय, जगन्नाथ पूजा आदि है। चलिए अब बिंझिया का आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। बिंझिया क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इस जनजाति के लोग कृषि कार्य हेतु दोन या टाण नामक जमीन का प्रयोग करते हैं। निचले हिस्से में अवस्थित भूमि दोन कहलाती है, जिसे कियारी भी कहा जाता है। इस जनजाति के लोगों द्वारा मुख्यतः धान की खेती की जाती है। धार्मिक व्यवस्था देखेंगे बिंझिया का। इनके सर्वाधिक
प्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी है। इसके अतिरिक्त ये लोग चरदी देवी की पूजा, आषाढ़ी पूजा आदि भी करते हैं। इस जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है तथा इनके घरों के आंगन में इसे स्थापित किया जाता है। इस जनजाति में नागपंचमी के दिन नाग पूजा किया जाता है। ग्राम श्री इनकी ग्राम देवी हैं, जिन्हें काले रंग के बकरे की बलि देने की परंपरा है। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है, जिसे ब्राह्मण भी कहते हैं। मृत्यु के उपरांत शव को जलाने तथा दफनाने दोनों तरह की प्रथा इसमें पाई जाती है। अब देखिए बिंझिया का राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलता है। इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था का संचालन वंशानुगत आधार पर किया जाता है तथा पंचायतों को माड़ी या गोडी के नाम से जाना जाता है। माड़ी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव तथा गोडी पंचायत का मुख्यालय परवा गांव कहलाता है। इस जनजाति में प्रत्येक परिवार के प्रतिनिधियों से मिलकर एक समूह का गठन किया जाता है, जो जाति मामलों पर निर्णय हेतु जिम्मेदार होता है। इसके मुखिया को कटाहा कहा जाता है तथा इसका निर्णय बाध्यकारी होता है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? बिंझिया के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग का बिंझिया समाप्त हो गया। अब आ गया गोंड। गोंड और खोंड में अंतर है। खोंड हम लोग पढ़ लिए थे, जो उड़ीसा में जनरली रहते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गोंड। गोंड भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है तथा इनका मूल निवास मध्य प्रदेश व गोंडवाना क्षेत्र में है। गोंड वंश की चर्चा कई पौराणिक ग्रंथों में मिलती है तथा कुछ ग्रंथों में रावण को इसी वंश का माना गया है। झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला तथा सिमडेगा और सिमडेगा में सर्वाधिक। इसके अलावा यह जनजाति रांची, पलामू, कोल्हान में भी निवास करती है। भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से है। इस जनजाति की भाषा गोंडी है, किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि गोंड का समाज एवं संस्कृति कैसा है। यह जनजाति निम्न 3 वर्गों में विभाजित है: राजगोंड, धुरगोंड और कमिया। अभिजात्य वर्ग मुखिया प्रायः इसी वर्ग से संबंधित होता है, जो राजगोंड कहलाता है। जमींदारों को पटेल गोंड कहा जाता है। धुर गोंड सामान्य वर्ग होता है और कमियां खेतीहर मजदूर होते हैं। गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं। इस जनजाति में भाई बंद में विवाह वर्जित है। एक ही परिवार में है तो कैसे शादी होगा। यह जनजाति पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पुत्रों के बीच बराबर हिस्सों में विभाजित की जाती है तथा पुत्री को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है। जब पुत्री को हिस्सा नहीं दिया जाता तो बार बार लिखने की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी चलिए बता दिया जा रहा है हर बार कि बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलना है। याद रखिए, भूलने की जरूरत नहीं है कि बेटी को कहीं भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इस जनजाति में युवा गृह को घोटुल या गोटुल कहा जाता है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है। इसे सहमति विवाह भी कहा जाता है। चलिए याद करके बताइए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग खोंड पढ़ रहे हैं या गोंड पढ़ रहे हैं? हम लोग गोंड जनजाति पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिलाना नहीं है सब चीज को। गोंड जनजाति पढ़ रहे हैं हम लोग। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है। इसे सहमति विवाह भी कहा जाता है। गोंड जनजाति में चचेरी, ममेरी व फुफेरी बहनों से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। गोंड जनजाति में विधवा विवाह को चूड़ी पहनाना कहा जाता है। गोंड जनजाति में गोलट विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह आदि भी प्रचलित है। गोंड इस जनजाति में बहु विवाह को भी मान्यता दिया जाता है। गोंड जनजाति में सिंदूर लगाने के बाद हरि बोल कहकर विवाह संपन्न किया जाता है। गोंड जनजाति में पति या पत्नी द्वारा तलाक दिया जाता है। तो और कौन देगा? कहाँ थे हम लोग? यहाँ। यदि पत्नी द्वारा तलाक देकर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया जाता है तो नए पति द्वारा पुराने पति को विवाह का संपूर्ण खर्च दिया जाता है। इसे नाते जना या झगड़ा चुकाना या बूंदा कहा जाता है। अच्छा है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। इस जनजाति में बच्चे के जन्म के 1 माह के बाद नामकरण, पहला दांत निकलने पर मुंहजुट्ठी, दूसरे वर्ष में कंछेदी तथा तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है। इनका प्रमुख पर्व करमा, सोहराय, सरहुल, जितिया, भांबा, होली, दशहरा, दिवाली, होली आदि है। ठीक है, चलिए गोंड का आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं इनका कैसा है। तो इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। इस जनजाति के लोग कृषि के अतिरिक्त खाद्य संग्रहण, पशुपालन व अन्य आर्थिक कार्य भी करते हैं। इस जनजाति द्वारा झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं गोंड का धार्मिक व्यवस्था कैसा है। इनमें इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव है, अन्य नाम इनका बूढ़ा देव है, एवं ठाकुर देई है। ठाकुर देव सूर्य के तथा ठाकुर देई धरती के प्रतीक हैं। इस जनजाति में हानि पहुंचाने वाले प्रमुख देवता मतिया हैं। गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र के द्वारा अपने देवता की पूजा की जाती है। इनमें फरसा, पेन,
मतिया, घंगरा, चंवर आदि प्रमुख हैं। कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को फरदंग या भाट या चाल कहते हैं। इस जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है तथा इसके सहायक को मती कहते हैं। इस जनजाति में शवों के दफनाने के स्थान को मसना के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं शवों को जलाया भी जाता है। अब देखिए हम लोग गोंड का राजनीतिक व्यवस्था पे आ गए हैं कि इनका राजनीति कैसे चलता है। इस जनजाति की जनजातीय पंचायत का व्यवस्था जो है उसका प्रमुख बैगा होता है, जिसे सयाना कहा जाता है। पंचायत के निर्णय की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब पढ़िए चेरो। तो अब हम लोग कहाँ आ गए? चेरो जनजाति में आ गए हम लोग। चेरो जनजाति माइंड में रखना है कि हम चेरो जनजाति पढ़ रहे हैं। प्रजाति दृष्टि से इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से है। इस जनजाति का झारखंड में प्रवेश रोहतास क्षेत्र से पलामू के एरु हुआ तथा पलामू में 200 वर्षों से अधिक समय तक चेरो राजाओं ने शासन किया। इनका झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू में है। ठीक है, उसके अलावा लातेहार और गढ़वा जिले में भी है। यह जनजाति स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। कौन? चेरो। यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत चंद्रवंशी क्षत्रिय कहती है। चेरो झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों व पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। इनकी मातृभाषा चेरी है तथा बोलचाल की भाषा सदानी है। समाज एवं संस्कृति चेरो की कैसी है? इनका समाज पितृसत्तात्मक व पितृवंशी होता है। यह जनजाति 2 उपसमूहों 12 हजारी तथा 12 हजारिया और 13 हजारी बीरबांधिया में विभक्त है। 12 हजारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। तो चेरो 12 हजारी। अभी आप 18 हजारी भी पढ़े थे, तो बताइए तो 18 हजारी किसको कहते थे? खरवार को 18 हजारी कहते थे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े 12 हजारी चेरो और 18 हजारी में हम लोग खरवार जब पढ़े थे तो याद कीजिए उसमें 18 हजारी उन लोग अपने आप को कहते थे। यह जनजाति 7 गोत्रों पारी या परी में विभाजित है। इनके प्रमुख गोत्र छोटा मऊआर, बड़ा मऊआर, छोटा कुंवर, बड़ा कुंवर, सोन, हैत, महतो, मंझिया, रौतिया, संबात आदि हैं। इस जनजाति में टोटमवाद की प्रथा नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने का प्रचलन है। हम लोग कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? हम लोग शेरो पढ़ रहे हैं। इस जनजाति में विवाह के 2 प्रकार, ढोला विवाह, घराव विवाह, लड़की लाकर विवाह तथा चढ़ा विवाह, लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह है। ढोला विवाह सामान्यतः गरीबों के यहाँ देखा जाता है। ये इतना एक बार में मन में बैठा लीजिए। नाम कुछ भी हो, कोई भी नाम हो, अगर लड़के के घर में लड़की को ला करके विवाह किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि लड़की के माता पिता उस समारोह को, जो कि शादी समारोह है, उसको संपन्न कराने लायक नहीं है। उनके पास उतना धन संपत्ति पैसा नहीं है कि एक बारात जो आएगा उसका स्वागत कर सके। इस हालत में क्या किया जाता है कि लड़के के यहाँ जाकर ही शादी कर दिया जाता है। और चढ़ा विवाह उसको कहते हैं जब बारात लेकर, जैसे नॉर्मल शादी होता है कि बारात लेकर के एकदम शान शौकत से जाते हैं और लड़की के पिता इतने संपन्न होते हैं कि उतने लोग जो आए 500 1000 लोग आए, चलिए 100 200 भी आए, तो उसका क्या कर सके, वो उसको सम्मान दे सके, उनको खाना पीना खिला सके। तो वैसे के लिए थोड़ा पैसा की ज़रूरत होता है। तो वैसा विवाह जो होगा वो लड़की के घर पे होगा, लड़की के यहाँ बारात चढ़ करके जाएगी। तो यही दोनों में अंतर होता है। नाम थोड़ा थोड़ा अलग है लेकिन मतलब एक बार में समझ लीजिए। थोड़ा बहुत नाम में जो डिफरेंस होता है उसको माइंड में रख के चलिएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, बार बार एक ही चीज़ को लिखा गया है जिसको आपको समझने के लिए कहा जा रहा है। तो इस जनजाति में विवाह के समय भैंसुर, वर का बड़ा भाई, द्वारा वस्त्र आभूषण चढ़ाया जाता है जिसे गुरहती कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। कहीं कहीं वर पक्ष द्वारा तिलक लेने की परंपरा भी है जो अन्य जनजातियों में नहीं पाई जाती है, चेरों में पाई जाती है। इस जनजाति में प्रसव कक्ष को सौरी घर कहा जाता है। इस जनजाति में बांध्या स्त्री की प्रतिष्ठा कम होती है, यानी कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते उसको बांध्या कहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कम होती है समाज में। इस जनजाति में बच्चे के जन्म के बाद छुतका रखा जाता है। लड़का का जन्म होने पर 12 दिनों का तथा लड़की के जन्म होने पर 13 दिनों का छुतका रखने का परंपरा है। इस जनजाति में लड़का तथा लड़की को समान महत्व दिया जाता है। इस जनजाति में युवागिरी तथा अखरा की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। चेरो लोग अपने गांव को डीह या डिहरा कहते हैं। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार सोहराय, काली पूजा, छठ पूजा, होली आदि है। अब देखिए अगला है आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था हम लोग चेरों का देख लेते हैं। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। इस जनजाति में हड़िया का प्रचलन नहीं था परंतु महुआ के शराब का प्रचलन था। मतलब ये लोग हड़िया नहीं पीते लेकिन महुआ का शराब जो बनता है वो पीते हैं। धार्मिक व्यवस्था, इनके प्रमुख देवी देवता शिव हैं,
पार्वती, दरहर, अक्सेल, ग्राम देवता, कुल देवता आदि हैं। इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है और इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। चेरों के राजनीतिक व्यवस्था को देखिए। इस जनजाति में स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। ग्राम व अंचल स्तर पर पंचायत का प्रधान मुखिया तथा जिला स्तर पर पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। इस जनजाति में जाति पंचायत को भैयारी पंचायत कहा जाता है। भैयारी पंचायत से संबंधित पद महतो या सभापति, छड़ीदार व पंच होते हैं। तो चेरो पढ़े हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे चीक बड़ाइक। ठीक है, चेरो हो गया खत्म, चीक बड़ाइक पर आइए। चीक बड़ाइक जनजाति हम लोग शुरू कर रहे हैं। चीक बड़ाइक झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। ये तो एकदम रट जाइए, याद कर जाइए और एक बार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इस जनजाति को चीक बड़ाइक, चिकवा, यदुवंशी बड़ाइक नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या सिमडेगा जिला में है। इसके अतिरिक्त इनका निवास गुमला व रांची में भी पाया जाता है। इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, परंतु ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी संपर्क भाषा नागपुरी, सदानी व हिंदी है। इस जनजाति के द्वारा सिंह, अमाउत, नौरंगी आदि उपाधि धारण की जाती है। चीक बड़ाइक के समाज एवं संस्कृति कैसी है? प्रजातीय रूप से चीक बड़ाइक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से संबंधित है। इनका समाज पितृसत्तात्मक व पितृवंशी होता है। इस जनजाति में पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता है तथा पुत्री को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। यह जनजाति बड़ गोहड़ी, बड़ जात तथा छोट गोहड़ी, छोट जात नामक दो वर्गों में विभाजित है। कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, जनजाति, उपजाति सब अपने आप को बांटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, हमेशा खुद को बांट ही लेते हैं। तो ये जनजाति में भी आप देखिए, बड़ गोहड़ी बड़ जात, छोट गोहड़ी छोट जात है। क्या ज़रूरत है कि हम पहले जाति को जनजाति में बांटें, फिर जनजाति को भी और भी उपजातियों में बांटते रहें? ठीक है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बड़ गोहड़ी वर्ग पर हिंदुओं का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, जबकि छोट गोहड़ी वर्ग में जनजाति विशिष्टता अधिक है। इस जनजाति में 60 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं तथा समगोत्री विवाह वर्जित होता है। इस जनजाति के प्रमुख गोत्र तनरिया, खंबा, तचना, नौरंगी, अरगार, कश्यप, कंजिया, सुवर्णो, भंजर, बक्सी, सोना, सूरी आदि हैं। ठीक है, इस जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह अखड़ा, नृत्य स्थल तथा पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग चीक बड़ाइक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चीक बड़ाइक जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह अखड़ा यानी कि नृत्य स्थल तथा पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसके अंतर्गत वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति में गोलट विवाह, हट विवाह, राजी खुशी विवाह व सेवा विवाह भी प्रचलित है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। विवाह से संबंधित कर्मकांड के दौरान वर द्वारा कन्या की मांग में दाहिने अंगूठे से 3 बार सिंदूर लगाया जाता है तथा वधु भी कनिष्ठा अंगुली से वर को 1 बार सिंदूर लगाती है। इसके बाद विवाह संपन्न माना जाता है। इस जनजाति में गर्भवती महिला की देखभाल लोहरा या घासी जाति की महिला द्वारा की जाती है। इनका प्रमुख त्यौहार सरहुल, नवाखानी, कर्मा, जितिया, बड़ पहाड़ी, सूर्याही पूजा, बंड पहाड़ी पूजा, देवी माया पूजा, देव उठान, होली, दीपावली। इस जनजाति में पहले नरबलि की प्रथा प्रचलित थी, अब समाप्त हो गई है। ठीक है, तो हम लोग चीक बड़ाइक पढ़े। अभी हम लोग को और थोड़ा पढ़ना है चीक बड़ाइक के बारे में। आर्थिक व्यवस्था देखिए। चीक बड़ाइक का मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है, जिसके कारण इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस जनजाति में अहीर का कार्य करने वाले लोगों को यदुवंशी बड़ाइक तथा पहरेदारी करने वाले लोगों को खंडित बड़ाइक कहा जाता है। वर्तमान समय में यह जनजाति कृषि कार्यों को भी अपना रही है। धार्मिक व्यवस्था देखिए। इस जनजाति के प्रमुख देवता जो है सिंहबोंगा है। देवी माई इनकी प्रमुख देवी हैं। इनके अन्य देवता ग्राम देवता, बाघ देवता, नाग देवता, पितर देवता, ढेवार देवता, बुढ़िया देई आदि हैं। इस जनजाति में पाट देवता की पूजा में प्राचीन समय में कुंवारी कन्या की बलि दी जाती थी। बाद में इसके स्थान पर भैंसे की बलि दी जाने लगी। इस जनजाति में शवों के दफनाने के स्थान को मसना कहा जाता है। मसना के पास मृत व्यक्ति की याद में स्मारक पत्थर भी रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है चीक बड़ाइक की? इस जनजाति में कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। राजा की सहायता हेतु दीवान या पानेरे आदि होते हैं। मतलब राजा की सहायता कौन कौन करेगा? दीवान और पानेरे करेगा। ठीक है, तो चीक बड़ाइक हो गया समाप्त। जनजाति चीक बड़ाइक तक पढ़ लिया हम लोग। चलिए अगले जनजाति जो पढ़ना है हम लोग को वो क्या है? बेदिया है। ठीक है,
तो बेदिया के बारे में पढ़ते हैं। जनजाति का नाम बेदिया। प्रजाति दृष्टि से इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है तथा यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बेदिया क्या है? एक अल्पसंख्यक जनजाति है। स्वयं को वेद निवास या वेदवानी कहने वाली जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति विंध्यन क्षेत्र से होते हुए रोहतासगढ़ आई तथा यहाँ से झारखंड में आकर बसी। झारखंड के मधुहीगढ़, बरकाकाना, रामगढ़ से यह जनजाति अन्य क्षेत्रों में जाकर बसी है। यह अपने वेदपंथी मानते हैं तथा स्वयं को वेद निवस या वेदवानी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति का हिंदुओं से अलग एक अपना वेद था। इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। बेदिया खुद को उच्च हिंदू मानते हैं। अपने नाम के साथ ये लोग बेदिया और मांझी की उपाधि धारण करते हैं। इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः रामगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या में इनकी उपस्थिति है। इसके अलावा रांची, हजारीबाग व बोकारो जिले में भी ये लोग हैं। समाज एवं संस्कृति बेदिया की कैसी है? तो ये पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को पुत्रों के बीच विभाजित किया जाता है तथा पुत्री का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। सबसे बड़े बेटे की संपत्ति में थोड़ा अधिक हिस्सा दिया जाता है, जिसे जेठ बटा कहते हैं। इस जनजाति में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। हम लोग बेदिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है तथा समगोत्र विवाह निषिद्ध होता है। बेदिया जनजाति में प्रमुख गोत्र एवं उनके प्रतीक दिए हुए हैं। थेरहार एक पक्षी इनका प्रतीक है। सुंडी एक पक्षी इसका प्रतीक है। चिडरा जो गोत्र है उसका गिलहरी है। बाम्बी या आहेर एक मछली इसका प्रतीक है और बड़वार वट वृक्ष है। फेचा जो है गोत्र उसका सुअर प्रतीक है और काछिम जो है उसका कछुआ प्रतीक है, ठीक है। इस जनजाति में विवाह से पूर्व वर पक्ष के लोग द्वारा वधु पक्ष के गांव जाकर गांव बंधनी करने की परंपरा है, ठीक है। इस जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। इसमें विजाति विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है तथा यह सामाजिक रूप से निषिद्ध होता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। हम लोग बेदिया के बारे में पढ़ रहे हैं। बेदिया जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र करैया काछा भगवा है, जबकि महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी और पाचन है। ठेठी व पाचन दोनों ही साड़ियां हैं। ठेठी में आंचल नहीं होता है, जबकि पाचन में आंचल होता है। पाचन सफेद रंग व लाल पाड़ वाली साड़ी होती है। ये लोग ब्लाउज को झूला कहते हैं तथा बूढ़ी औरत मुरली झूला पहनती है। इस जनजाति में बच्चा होने पर इसकी सूचना कृषिगत शब्दों से प्रतीक के रूप में दी जाती है, जिसमें लड़का होने पर हल वाहब आया है और लड़की होने पर रोपनी आई है, ऐसा कहा जाता है। इनके नाच के मैदान को अखरा कहते हैं। इस जनजाति में दशहरा, दीपावली, छठ, सोहराई, कर्मा, पागुर पूजा, दुआर सीनी पूजा, महिलाओं की विशेष पूजा होती है आदि पर्वों को धूमधाम से मनाया जाता है। आर्थिक व्यवस्था देखिए, इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है, ठीक है। और धार्मिक व्यवस्था, इस जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य या सिंहबोंगा है। इनमें सुरवाही पूजा का प्रचलन है। इस जनजाति के धार्मिक स्थल को सरना कहा जाता है। इस जनजाति में रजरप्पा रामगढ़ को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है तथा यहाँ धार्मिक क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं। इस जनजाति में मृत्यु के बाद शवों को जलाने व दफनाने दोनों तरह की प्रथा प्रचलित है। शव को जलाने के बाद इसके 5वें हिस्से की अस्थि फूल को दामोदर नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस जनजाति में दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है तथा अस्थि विसर्जन हेतु सोनथरा, मांडू व कुंडू, रामगढ़ नामक स्थानों को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। हम लोग बेदिया के बारे में पढ़ रहे हैं। करमाली भी जो था वो भी दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानता था और जो बेदिया है वो भी दामोदर नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। इनके गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पर आ गए हैं। इसे महतो या ओहदार भी कहते हैं। प्रधान का सहायक गुड़ैत होता है। इनमें कई गाँव प्रायः बाया गाँव के प्रधानों द्वारा सरकार चुना जाता है। सबसे बड़े प्रधान को परगनैत कहा जाता है। तो बेदिया हो गया समाप्त। अब आप जनजाति जो पढ़ रहे हैं वो गोड़ाइत है। कौन सी जनजाति है? गोड़ाइत जनजाति पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनजाति बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो मन में जनजाति को रखिए कि हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। गोड़ाइत एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। झारखंड में मुख्यतः रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, लोहरदगा, संथाल परगना, सिंहभूम क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। इस जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए गोड़ाइत का जो समाज एवं संस्कृति है कैसा है। गोड़ाइत जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। गोड़ाइत जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को पुत्रों में बराबर बांटा जाता है तथा पुत्री को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है। इस जनजाति में पाए जाने वाले प्रमुख गोत्र इंदुबार, खलको, टोप्पो, बाग आदि हैं। और गोड़ाइत जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त सेवा विवाह, गोलट विवाह, ढुकू विवाह तथा राजा
राजी खुशी विवाह का भी प्रचलन है। इस जनजाति में गोत्र विवाह तथा विधवा विवाह निषिद्ध है। देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गोड़ाइत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि समगोत्र विवाह भी नहीं करना है और विधवा विवाह भी नहीं करना है। इस जनजाति में वधू मूल्य को डाली कहा जाता है। इस जनजाति में तलाक व विधवा विवाह का भी प्रचलन है। एक जगह लिखता है कि विधवा विवाह नहीं हो सकता, एक जगह लिखते हैं सर कि विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इस जनजाति की महिलाएं सामान्यतः पीतल के आभूषणों का प्रयोग करती हैं। इस जनजाति के प्रमुख त्योहार देवी माई पूजा व पुरुबिया पूजा आदि है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कर्मा, सरहुल, नवाखानी, सोहराई आदि पर्व भी मनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोड़ाइत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, गोड़ाइत पैसा कहाँ से कमा के लाता है। यह जनजाति मुख्यतः कृषि कार्य में संलग्न है। वर्तमान समय में इस जनजाति के लोग मजदूरी तथा खाद्य संग्रह का भी कार्य करते हैं। इस जनजाति के लोग विभिन्न अवसरों पर नाच, गायन व वाद्य यंत्र बजाने का कार्य भी करते हैं। ढाक वाद्य यंत्र बजाने के कारण इन्हें बजनिया भी कहा जाता है। गोड़ाइत प्राचीन समय में गोड़ाइत जनजाति के लोग पहरेदारी का कार्य भी करते थे। इस जनजाति के लोगों द्वारा गांव में संदेश वाहक का कार्य भी किया जाता था, जो अब सामान्यतः नहीं किया जाता है। धार्मिक व्यवस्था गोड़ाइत का कैसे है, इस जनजाति के लोग पुरुबिया तथा देवी माई की पूजा करते हैं। पुरुबिया एक जनजातीय भूतात्मा है जिसे वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। इनके पुजारी को बैगा कहते हैं। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। इस जनजाति में शवों का सामान्य तौर पर दफनाया जाता है, परंतु आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों में शवों का दाह संस्कार भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गोड़ाइत का राजनीतिक व्यवस्था उनकी कैसी है। इस जनजाति में जाति पंचायत के माध्यम से विभिन्न वादों का निपटारा किया जाता है, जिसका प्रमुख दारीना या डारीना कहलाता है। डारीना का सहायक उपडारीना तथा कोतवाल कहलाता है। इस जनजाति में तलाक व विधवा विवाह के मामले जाति पंचायत के पास सुनवाई हेतु लाया जाता है। अब चेंज कीजिए और पढ़िए कोरा, यानी कि अब आप कौन सी जनजाति पढ़ने जा रहे हैं, कोरा जनजाति पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कोरा जनजाति प्रजाति दृष्टि से प्रोटोअस्ट्रालाइड समूह से संबंधित है, परंतु रिजले ने इन्हें द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। फिर से पढ़िए इसको कि कोरा जनजाति प्रजाति दृष्टि से प्रोटोअस्ट्रालाइड समूह से संबंधित है, लेकिन रिजले जो थे इन्होंने इसको द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत करके पढ़ाया है। परंपरागत रूप से मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति है कोरा। इस जनजाति की बोली का नाम भी कोरा है, जो मुंडारी परिवार ऑस्ट्रोएशियाटिक से संबंधित है। एक लाइन हमसे छूट गया, इन्हें कई स्थानों पर डांगर या धांगर भी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति को नाग से व बड़ वृक्ष से जोड़ते हैं। बर वृक्ष समझे, बरगद वाला वट वृक्ष। इस जनजाति के लोग स्वयं को अत्यंत प्राचीन काल में मोड़ी कहते थे। किंवदंती के अनुसार भगवान राम द्वारा राम सेतु निर्माण के समय मिट्टी कोड़कर देने के कारण ही इन्हें कोड़ा या कोरा कहा गया है। रिजले के अनुसार इन्हें क्योरा, खेरा, खेर, खरैया नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस जनजाति के द्वारा संपर्क भाषा के रूप में सदानी, कुरमाली, नागपुरी, खोटा आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम एवं संथाल परगना क्षेत्र में है। इस जनजाति के लोग यानी कि कोरा जनजाति के लोग झारखंड के अतिरिक्त बिहार, मुंगेर, जमुई, कटिहार, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में भी निवास करते हैं। अब देखिए कि कोरा का समाज एवं संस्कृति कैसा है। ठीक है, कोरा जनजाति का समाज एवं संस्कृति कैसा है। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंश से होता है। रिजले के अनुसार इस जनजाति की 7 उपजातियां हैं। यह जनजाति मुख्यतः ढोलो, मोलो, सिखरिया और बदमिया नामक वर्गों में विभाजित है। कोरा लोग अपने घर को ओड़ा तथा गोत्र को गुष्ठी कहते हैं। देखिए कौन कौन सा गोत्र है इनके पास और प्रतीक क्या है। मांगटू नगाड़ा, कच्छ कछुआ, चिखेल किलहरी, मेरोय बकरी, बुटकोई सुअर। इनके गोत्रों में सबसे ऊपर कच्छ तथा सबसे नीचे बुटकोई है। आर के चौधरी के अनुसार यह जनजाति 18 गोत्रों में विभाजित है। कितने गोत्रों में विभाजित है? 18 में आर के चौधरी के अनुसार। इस जनजाति में समगोत्र विवाह निषिद्ध माना जाता है। इस जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है। इसके अतिरिक्त सेवा विवाह, गोलट विवाह, हरन विवाह, राजी खुशी विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। कोरा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह तथा तलाक का भी प्रचलन है। इस जनजाति में वधू मूल्य को पौन कहा जाता है। इस जनजाति में सिंदूर लगाने के बाद हरि बोल कहकर विवाह संपन्न किया जाता है। इस जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता है, यानी कि कोरा में कोई भी युवागिरी नहीं है। इस जनजाति में गर्भवती महिला की देखभाल जिस दाई के द्वारा की जाती है उसे कुसराइन कहा जाता है। इस जनजाति की महिलाओं के द्वारा साड़ी
परनधा ब्लाउज व साया, भड़ भगुआ पहना जाता है। छोटी बच्चियों द्वारा पुतली या गमछी पहना जाता है। इस जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है तथा ये गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। इस जनजाति के प्रमुख त्योहार 1.25 लाख की पूजा, 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा, नवाखानी, भगवती दाई, काली माई पूजा, बागेश्वर पूजा, सोहराई आदि हैं। इस जनजाति के प्रमुख नृत्य गोलवारी, विवाह व खुशी के अवसर पर दोहरी, कन्या निरीक्षण, विवाह व छठी के अवसर पर खेमटा सामूहिक नृत्य, झिंग फुलिया सामूहिक नृत्य, विषाद शव यात्रा के समय आदि है। ठीक है, चलिए आर्थिक व्यवस्था इनकी कैसी है। इस जनजाति का परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना था, जिसके कारण ही इनका नाम कोड़ा पड़ा तथा बाद में घिसते घिसते कोरा हो गया। इस जनजाति में लोग बीड़ी को चुटकी नाम से संबोधित करते हैं। वर्तमान समय में इस जनजाति के लोग कृषि, शिकार, मजदूरी आदि गतिविधियों द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। धार्मिक व्यवस्था देखिए कोरा का। इस जनजाति पर हिंदू धर्म पर विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस जनजाति पर हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस जनजाति के ग्राम देवता ग्राम बोंगा है। इसके अतिरिक्त मनसा देवी, काली देवी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है। कोरा जनजाति में शवों को दफनाने तथा जलाने दोनों प्रथाएं विद्यमान है, परंतु अधिकांशतः शवों को दफनाया जाता है। मृत्यु के बाद शव को जहां दफनाया जाता है उसे मंगरहट्टी कहा जाता है। शव को दफनाने के बाद वहां मृतक की याद में पत्थर रख दिया जाता है, उसे दीरी कहा जाता है। इस जनजाति में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु शनिवार या रविवार को होती है तो शव के साथ जीवित मुर्गी को भी दफनाने की प्रथा है। चलिए राजनैतिक व्यवस्था इनकी देख लेते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो कोरा जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जहां सभी प्रकार के विवादों का समाधान किया जाता है। इनके गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। महतो के सहयोगी को प्रमाणिक या जोगमांझी कहा जाता है। अब देखिए कंवर जनजाति आ गए। हम लोग कंवर के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति चेंज हो गया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंवर जनजाति। कंवर जनजाति की परंपरा के अनुसार ये कौरवों के वंशज हैं। किनके वंशज हैं ये कंवर? कौरव के वंशज हैं। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति समूह से है। झारखंड की 31वीं जनजाति है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके द्वारा नागपुरी व हिंदी भाषा का भी प्रयोग बोलचाल हेतु किया जाता है। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया। इसको पढ़ देते हैं एक बार और। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। इस जनजाति का संबंध मूलतः छत्तीसगढ़ से है। इसके अतिरिक्त इस जनजाति का निवास उड़ीसा में भी है। झारखंड में इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः सिमडेगा सर्वाधिक, उसके अलावा गुमला तथा लातेहार जिला में भी है। इसकी समाज एवं संस्कृति देखिए तो कंवर जो है उनका परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। रिजले के द्वारा कंवर जनजाति को 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है: दूध, चरौआ, चैती, पैकर तथा रेतिया, जिनमें दूध कंवर को सर्वश्रेष्ठ तथा चैती कंवर को सबसे निम्न माना जाता है। डाल्टन द्वारा कंवर जनजाति को 8 उपजातियों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से देखा जाए? कमलवंशी जो सबसे प्राचीन है, दूध, पैकरा, चेरेवा, रेतिया, रथिया, तंवर व नागवंशी। इस जनजाति में कुल 7 गोत्र पाए जाते हैं, जिनके नाम हिंदू ऋषियों के नामों पर आधारित है: प्रहलाद, अभियार्थ, सुखदेव, दंडक, वशिष्ठ, विश्वामित्र और पराशर। इनका समाज बहिर्विवाही होता है, अर्थात विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर ही कन्या को ढूंढा जाता है, जिसे कुटमैती प्रथा कहते हैं। इस जनजाति में 4 प्रकार के विवाह प्रचलित है, जिसमें क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इनमें सेवा विवाह, ढुकू विवाह, जिया विवाह का भी प्रचलन चलता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। वधु मूल्य रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इसे सुकमोल कहा जाता है। कंवर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। कंवर जनजाति में बाल विवाह तथा तलाक का भी प्रचलन है। इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त है, परंतु तंवर तनवर उपजाति में विधवा पुनर्विवाह वर्जित होता है। ठीक है, इस जनजाति में बच्चे जन्म के 6ठे दिन, 6ठी तथा 12वें दिन बरही नामक समारोह का आयोजन किया जाता है। इस जनजाति की महिलाएं आभूषण पहनना पसंद करती हैं तथा फूल पत्ती से भी श्रृंगार करती हैं। इस जनजाति में गोदना प्रथा का प्रचलन है। हम लोग कंवर के बारे में पढ़ रहे हैं।
कंवर जनजाति के लोग जिस टोला में निवास करते हैं उसे कंवर टोला के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में पुरुषों को डोकुआ, महिला को डेकी तथा बच्चों को नोनी बाबू बोलकर पुकारते हैं। इस जनजाति के लोग मुख्यतः करम, तीज, नवाखानी, होली, पितर पूजा, मकर संक्रांति, दशहरा आदि पर्व मनाते हैं। इस जनजाति में विभिन्न अवसरों पर नाच गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इनमें विवाह के समय, पंढकी दीपावली के समय, रास होली के समय तथा कर्मा नृत्य प्रमुख है। आर्थिक व्यवस्था जो इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। इसके अलावा ये लोग वनोत्पादों का संग्रह तथा मजदूरी भी करते हैं। अब देखिए कंवर का धार्मिक व्यवस्था कैसा है। तो कंवर सरना धर्मावलंबी है। सरना धर्म के बारे में सब जानते होंगे, इस बार इसको जरूर पढ़िएगा। सरना कोड का मांग हो रहा है तथा इस जनजाति का सर्वोच्च देवता भगवान है जो सूर्य का प्रतिरूप है। इनके ग्राम देवता को खूंट देवता कहा जाता है। आषाढ़ माह में खूंट देवता की पूजा के बाद ही कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस जनजाति के अन्य देवता हैं ठाकुर देव, दुल्हा देव, शीतल माता यानी कि शीतला माता, कुल कालीन माता आदि। इनके गांव का पुजारी पाहन या बैगा कहलाता है। इस जनजाति में शवों को दफनाने तथा जलाने दोनों तरह की प्रथाएं पाई जाती हैं। इस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन श्राद्ध भोजन का आयोजन किया जाता है जिसे कमावन कहते हैं। क्या कहते हैं? कमावन। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो इस जनजाति का पंचायत प्रधान सयाना कहलाता है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान कौन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सयाना कहलाएगा तथा इनकी ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल करता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल जनजाति के बारे में। ठीक है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। इस जनजाति का उल्लेख वेद, पुराण, रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। इनकी भाषा का नाम भी कोल है तथा भाषाई रूप से इनका संबंध कोलेरियन समूह से है। झारखंड की 32वीं जनजाति है। संपर्क भाषा के रूप में इस जनजाति द्वारा हिंदी, सादरी, सदानी, नागपुरी, खोटा, मगी आदि का प्रयोग किया जाता है। कोल झारखंड की 32वीं जनजाति जिसे भारत सरकार ने 2003 में 8 जनवरी को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। झारखंड में इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः देवघर में है, यानी कि सबसे अधिक देवघर में है। उसके बाद दुमका व गिरिडीह जिले में भी इनकी जनसंख्या पाई जाती है। समाज एवं संस्कृति कैसी है? इनका परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशी होता है। यह जनजाति 12 गोत्रों में विभक्त है जिनके नाम हांसदा, सोरेन, किस्कू, मरांडी, हेम्ब्रम, बेसरा, मुर्मू, टुड्डू, चाउंडे, बास्के, चुनियार व किस्नेऊ है। झारखंड के अन्य जनजातियों में प्रचलित प्रथा के विपरीत इस जनजाति में लड़की पक्ष द्वारा विवाह हेतु लड़के का पता लगाया जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। वधु मूल्य के रूप में 1.25 रुपये से 25 रुपये तक की राशि दी जाती है। इस जनजाति में विवाह के दौरान सिंदूर दान किया जाता है। इस जनजाति में विवाह के दौरान गवाह के रूप में मांझी या ग्राम प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह तथा तलाक का भी प्रचलन है। इस जनजाति में बच्चा का जन्म होने पर कांसे की थाली बजाने की परंपरा है। आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए। इस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना तथा उनसे सामान बनाना है। पीर टाड़ गिरिडीह में आज भी इस जनजाति के लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं। वर्तमान में इस जनजाति के लोग तीव्रता से कृषि को अपना व्यवसाय बना रहे हैं। कोल सरना धर्म के अनुयायी हैं तथा इनका प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। हम लोग धार्मिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इस जनजाति में शंकर भगवान, बजरंग बली, दुर्गा मैया एवं काली मैया की भी पूजा की जाती है। इस जनजाति पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। इस जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाने व दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में मृतकों हेतु शासन देरी, स्मृति पत्थर गाड़ने का प्रचलन है। राजनीतिक व्यवस्था देख लीजिए कोलों का। तो कोल जो है इनके गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। इस जनजाति की पंचायत में गांव के सभी मामलों का निपटारा किया जाता है तथा पंचायत का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरान जनजाति। और अब हमको लग रहा है कि हम लोग जनजाति में बहुत आगे आ गए हैं। अब समाप्त ही होने वाला है तो थोड़ा सा पेशेंस और रखना है और पुराण पढ़ना है। चलिए, पुरान जनजाति को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में 8 अप्रैल 2022 को भारत के गजट में अधिसूचित किया गया। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद राज्य में जनजातीय समुदायों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। पुरान समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग अविभाजित बिहार से ही की जा रही है। बहुत पुराना मांग है। 1993 ईस्वी में जनजातीय शोध संस्थान ने तथा 2014 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। जनजातीय शोध संस्थान के अनुसार इस जनजाति के अधिकांश लोग निरक्षर हैं तथा इनके पास भूमि का अभाव है। जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड पर
विचार करने हेतु गठित लोकुर समिति, जो कि 1965 में बना था, द्वारा निर्धारित मानदंडों को यह जनजाति पूरा करती है। जैसे इस जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताएं अलग है तथा इनके संस्कार व अनुष्ठान, वधु मूल्य के रिवाज, धार्मिक प्रधान, लोक देवता, परंपरागत शासन व्यवस्था, टोटमवाद, बहिर्जातीय विवाही समूह आदि संबंधी विशेषताओं में आदिम लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। पुरान समुदाय के लोग बोलचाल की भाषा के रूप में पुरान बोली का प्रयोग करते हैं, जो उड़िया, हिंदी तथा पंच परगनिया का मिश्रण है। इस समुदाय के लोगों द्वारा बोलचाल हेतु हिंदी, पंच परगनिया तथा मुंडारी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। तो चलिए पुरान का समाज एवं संस्कृति देख लेते हैं कि कैसा है। नया जनजाति है, पढ़े नहीं होंगे इसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। इनका परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। पुरान समुदाय के लोग बहुजातीय गांवों में अन्य जाति व जनजातीय समुदायों के साथ रहते हैं तथा ये गांव के अन्य जातीय समूहों के साथ जजमानी संबंध रखते हैं। इस जनजाति में कुल 13 गोत्र पाए जाते हैं, जिसे किली कहा जाता है। यह जनजातीय समुदाय बहिर्विवाही है तथा इनमें समगोत्र विवाह वर्जित है। इस जनजाति में वधु मूल्य को चलाऊ कहा जाता है। ठीक है। इस जनजाति में विभिन्न विवाह प्रचलित है, जैसे क्रय विवाह, बाहाघर, अपहरण विवाह, सिंदूर घासा, सहपलायन विवाह, घिनी पाला, हट विवाह, ढुकू पासा, विधवा विवाह, सांगा घर। आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए। इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। इस जनजाति के लोग धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। पुराण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कई अन्य जनजातियों की भांति इस जनजाति का भी प्रमुख पेय हड़िया ही है। हड़िया पीना पसंद करते हैं। धार्मिक व्यवस्था देखेंगे हम लोग तो इस जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं धर्म देवता तथा प्रमुख देवी बासुकी माता हैं। इस समुदाय के धार्मिक प्रधान को पाहन देवरी कहा जाता है, जो इस समुदाय में जन्म, विवाह व मृत्यु जैसे संस्कार व अनुष्ठान को संपादित करता है। इस जनजाति में विभिन्न धार्मिक संस्कारों हेतु हिंदू ब्राह्मण की सहायता भी ली जाती है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है पुराणों की, तो इस जनजाति की जातीय पंचायत को पुराण सभा कहा जाता है, जिसका प्रमुख जो होता है प्रधान या महालदार कहलाता है। ठीक है। तो क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है या महालदार कहलाता है। तो पुराण हो गया समाप्त और हम लोग का सभी 33 जनजातियों में से समाप्त हो गया है, लेकिन हम आदिम जनजाति हम लोग को छूट गया है। ठीक है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया और आदिम जनजाति को एक अलग टॉपिक दे देंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। ठीक है। तो आदिम जनजाति का टॉपिक रह गया, उसमें जो 8 जनजातियां हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। जनजाति कवर हो जाएगा। वीडियो बहुत अच्छा है, आप पढ़िए उसको। देख करके पढ़ना है तो देख के पढ़िए, नहीं तो कम से कम कान में लगा के सुन लीजिए, या कोई काम कर रहे हैं तो भी सुन लीजिए। आपको धीरे 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 सभी जनजातियों से दोस्ती हो जाएगा और ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जनजाति से क्वेश्चन 100% आएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो हम भी नहीं देखे होंगे, आप भी नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर 10 में से 8 क्वेश्चन इसी बुक से आना है और 2 क्वेश्चन कहीं दूसरी दुनिया से आना है तो उसका चिंता नहीं किया जाता है। चिंता किया जाता है कि कौन हम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ ले, जो मेरे पास जो मटेरियल है। तो बुक लिए हैं उसको थोड़ा फ़ायदा उठाइए, उसको पढ़िए और उसी से आपको जितना भी पकड़ाता है क्वेश्चन आप उसको पकड़िए। जो नहीं पकड़ा सकता उसके पीछे नहीं भागते। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, पूरा को पढ़ के ख़त्म कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।